हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां हम आपको एक ऐसे केस की अपडेट देंगे जो आपको कम्प्लीटली चौंका देगा। क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा राज्य एक ही परिवार के हाथ में हो? नहीं? तो चलिए हम आज बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और उनके फैमिली कॉन्ट्रैक्ट्स के बड़े स्कैम की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट सबसे तीखे सवाल किए हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कौन है इसके पीछे और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली क्या ऑर्डर्स दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के ऊपर ये बड़ा इल्जाम है कि उनके परिवार को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए बिना किसी टेंडर प्रोसेस के। ये कॉन्ट्रैक्ट्स छोटी मोटी नहीं बल्कि सेवरल हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपए की है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने काफी सीरियसली लिया है और डायरेक्ट पूछा है कि कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है, टेंडर प्रोसेस फॉलो किया गया या नहीं, अगर नहीं तो फिर ये डिसीजन कैसे लिया गया। आपको बता दें कि ये केस एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने पहुंची है। ये पीआईएल, सेव मॉन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना नाम की एनजीओज ने फाइल की थी, जिसमें क्लेम किया गया कि सीएम की वाइफ और फैमिली को हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। इसमें से 70 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी वाइफ की कंपनी को मिलने का बड़ा इल्जाम है। दोनों पिटिशनर्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने इस केस में सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण अपीयर हुए हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अरुणाचल प्रदेश एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है, जिसमें सीएम की वाइफ, उनके कजिन्स और उनके परिवार के लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं और स्टेट का पैसा लूट रहे हैं। सीनियर एडवोकेट भूषण ने ये भी कहा कि ये केस सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे स्टेट का है, जिसमें मैसिव करप्शन चल रहा है। इसलिए उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या एक इंडिपेंडेंट एसआईटी से इस मामले में जांच करने की डिमांड की है। अब इसी का पलट जवाब देते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा है, ये ऐड करते हुए कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का मामला है, पूरे राज्य इसमें इन्वॉल्व नहीं है। स्टेट के लॉयर्स ने भी आर्ग्यू किया कि लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए दी गई थी और ये कोई करप्शन नहीं है। इंटरेस्टिंगली ये केस लाइमलाइट में इसलिए भी आया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने पहुंचा तो उन्होंने काफी स्ट्रिक्टली इस केस को हैंडल किया है। उन्होंने यूनियन होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहा कि एकदम क्लियर कट आंसर चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स किन पार्टीज को दिए गए और किस बेसिस पर दिए गए। अगर कोई प्रॉपर टेंडरिंग नहीं हुआ तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को भी डायरेक्ट कर दिया कि 5 हफ्तों के अंदर एक डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट करे जो बताए कि कॉन्ट्रैक्ट्स किन लोगों को मिले और क्या प्रोसेस फॉलो किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को भी एक फाइनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। इंटरेस्टिंगली अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने पहले एक सीएजी रिपोर्ट का जिक्र किया था अपनी डिफेंस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे नीदर हियर नॉट देयर बोलकर सीधा रिजेक्ट कर दिया। तो व्यूअर्स, अब इस केस की अगली हियरिंग 21 जुलाई को होने वाली है, जहां सेंटर और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को डिटेल्ड एफिडेविट सबमिट करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये मेक श्योर कर दिया है कि इस केस को लाइटली नहीं लिया जाएगा और जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। और दोस्तों, जब अरुणाचल प्रदेश की बात हो ही रही है तो उससे जुड़े एक और बड़ी लीगल न्यूज पर ध्यान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना लेड बेंच ने सेंटर को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और असम में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया है। ये इशू 2020 से ही पेंडिंग है, जब एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था, लेकिन मणिपुर में वायलेंस और पॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ये प्रोसेस रुक गया था। पिटिशनर्स का कहना है कि अगर असम में डीलिमिटेशन कंप्लीट हो सकता है तो फिर अरुणाचल प्रदेश और बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं। हालांकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बाद भी साल 2024 तक इस केस में कोई अपडेट नहीं था और इसी वजह से लास्ट हियरिंग में सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने बहुत स्ट्रिक्टली कह दिया था कि वंस द प्रेसिडेंट रिसाइंस द नोटिफिकेशन, द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट से इट विल नॉट बी डन। व्हाट हैव यू डन इन द पास्ट 4 years टू सेट द बॉल रोलिंग। एसीआई को टारगेट करते हुए पिटिशनर की ओर से मौजूद एडवोकेट जी गंगमे ने कह दिया था कि उन्हें अपने काउंटर में फाइल किया था कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ऐसा नहीं होगा कि एकदम से प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये सुनकर तो सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी चौंक भी गई थी कि भला ईसीआई और सेंटर को अब क्या चाहिए। हियरिंग और इंटेंस भी हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चला कि असम में भी डीलिमिटेशन शुरू होने की बात हुई थी, और जो तभी हुआ था जब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ईसीआई को स्पेसिफिक प्रोविजन दिए थे। अब आपको बता दें कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंटेन्ड दैट स्पेसिफिक डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड
to begin delimitation process under section 8A of the Representation of the People Act 1950। पर बात यही है कि जहां एक तरफ करप्शन स्कैंडल्स एक्सपोज हो रहे हैं, वही डिलिमिटेशन के प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट अपनी सख्ती दिखा रही है। क्या ये दोनों डेवलपमेंट अरुणाचल प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदल सकते हैं? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। पर व्यूअर्स, ये मैटर सिर्फ अरुणाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का है, क्योंकि अगर एक राज्य का सीएम अपने परिवार को बिना किसी टेंडर प्रोसेस के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दे सकता है तो ये करप्शन का एक डेंजरस एग्जाम्पल हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर डिलिमिटेशन जैसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस डिले होते रहेंगे तो क्या डेमोक्रेसी सही डायरेक्शन में जा रही है? आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट को और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? क्या सीबीआई और एसआईटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? और डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।